सुमेला सांस संबंधी बीमारी से परेशान रहती थी। 3 बच्चों के होने पर भी ख्याल रखने वाला कोई नहीं। बड़ा बेटा हिमांशु हरिद्वार में वन विभाग में अधिकारी है। छोटा बेटा मयंक घर पर ही अपनी पढ़ाई करता है और कोचिंग में पढ़ाता है। सबसे छोटी बेटी तमन्ना बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ती है। इसीलिए सबने हिमांशु की शादी करने की सलाह दी। सुमेला और रमेश इसी सिलसिले में लड़की देखने गए। उनके रिश्तेदारों में सभी लड़की को उच्च दहेज के साथ उच्च घर की अच्छी बहू मिली थी। कुछ ऐसा ही रिश्ता सुमेला और रमेश भी चाहते थे। दोनों की अपनी बड़ी बड़ी मांगों की लिस्ट तैयार थी। जैसे ही सुमेला और रमेश घर आए, मयंक ने जिज्ञासा से पूछा, क्या हुआ माँ, कैसी है लड़की? रमेश गुस्से में मुंह बनाए बोले, लड़की तो हमने देखी ही नहीं। मयंक आश्चर्य से बोला, पर आप लोग तो भैया के लिए लड़की देखने गए थे ना? तब सुमेला बोली, हाँ गए थे, पर लड़की देखने से पहले लेन देन की बात होने लगी। जब हमने अपनी मांग बताई तो उन्होंने कह दिया, हमारी लड़की पढ़ी लिखी संस्कारी है, हम आपकी सारी मांगे तो पूरी नहीं कर सकते, अगर आप थोड़ा कम कर दे तो। बस तभी हम दोनों ने लड़की देखने से मना कर बोल दिया कि हमारा बेटा वन विभाग में अधिकारी है, रिश्तों की कमी नहीं है, बहुत रिश्तों की लाइन लगी है। फिर वो कुछ बोल ना सके और हम दोनों वहां से निकल गए। मयंक निराश होकर बोला, ओहो माँ, पिताजी आप दोनों लोग क्यों नहीं समझते, दहेज से ज्यादा अच्छी लड़की जरूरी है। ये सुनकर मयंक के पिता गुस्से में बोले, अच्छा तो तुम्हारे भैया हिमांशु की नौकरी के लिए जो लाखों रुपए लगाए हैं वो उसका क्या? तुम इस मामले में ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है नहीं, तुम्हारे भाई की तरह। इतनी बार बोला, भाई की तरह रुपए देकर कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी कर लो, हम दे रहे हैं ना रुपए, पर नहीं, तुमने तो जिद पकड़ रखी है, खुद की मेहनत से ही नौकरी करोगे, देखते हैं कैसे करते हो ये सब। मयंक फिर कुछ ना कह सका, उदास हो वहां से अपने कमरे में चला गया। एयरफोर्स में जाना उसका सपना था, साथ ही वो सभ्य सोच रखने वाला समाज के अनैतिक के खिलाफ रहता था। पर कामयाबी न मिलने के कारण उसकी घर में उसकी छोटी बहन तमन्ना, जो घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ती है, उसके अलावा कोई नहीं सुनता। इसलिए मयंक अक्सर अपने कमरे में किताबों में खोया रहता था। घर में बड़े भाई हिमांशु की शादी के लिए कई रिश्ते देखे गए, पर दहेज की मांग के चलते कहीं उन्हें रिश्ता पसंद ही नहीं आया। हिमांशु हरिद्वार में अपनी नौकरी में व्यस्त रहता और अपनी शादी की सभी जिम्मेदारी घर वालों पर ही छोड़ रखा था। स्वभाव अलग होने पर भी दोनों भाइयों में बहुत प्यार रहता था। इसी कारण मयंक अपने भैया हिमांशु की शादी के लिए उत्साहित रहता था। थोड़े ही समय बाद संयोगवश उन्हें हिमांशु के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़की का नाम प्रीति अपने पिता की इकलौती लड़की है। उसका केवल एक छोटा भाई है। उनके पिता सरकारी ठेकेदार हैं। उन्होंने सारी मांग खुशी खुशी स्वीकार कर ली। हिमांशु के लिए रिश्ता मिलने पर मयंक बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी ही एक खबर हिमांशु और छोटी बहन तमन्ना को बताई। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। जल्दी ही हिमांशु को बुलाकर रिश्ता पक्का करने संबंधी सभी रस्में पूरी करी गई। प्रीति देखने में सुंदर और व्यवहार में विनम्र लग रही थी। पंडित जी ने 1 महीने के बाद का शुभ विवाह का मुहूर्त रखा। मयंक को तमन्ना को लेने के लिए देहरादून भेज दिया गया। मयंक जैसे ही तमन्ना को लेके घर आया, तमन्ना चहकते हुए अपने माँ पिताजी के गले लग गई। हिमांशु को छेड़ते हुए बोली, भैया मुझे बहुत खूबसूरत और महंगा वाला लहंगा चाहिए, आखिर मैं इकलौती ननद हूँ। हिमांशु मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ जो मन करे ले लेना, पहले इतनी दूर से आई है, आराम तो कर लो। तमन्ना दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, अभी नहीं, मैं धरा से मिलने जा रही हूँ। अरे रुक तो, माँ ने तमन्ना को रोकते हुए बोला। धरा से कह देना समय निकाल कर जल्दी से घर मदद के लिए आ जाए, बहू को देने के लिए सभी सामान तैयार करना है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब धरा समझदार लड़की है, वो सब अच्छे से करा देगी। तमन्ना ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। माँ बोली, ये अपनी सहेली धरा को कभी नहीं भूलती, आखिर धरा है भी गुणवान, जिला टॉप किया है। धरा का भी है कौन? माँ तो बचपन में ही चली गई, बस उसके पिता मास्टर जी हैं। घर में रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया। तमन्ना भाई के लिए खरीदारी करने के लिए अपने पिता और दोनों भाई के साथ बाजार गई हुई थी। सुमेला एक अलग कमरे में प्रीति को देने के लिए कपड़े, गहने और ऐसे कई सामान फैलाकर बैठी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था बहू के लिए कौन कौन सा सामान और कपड़े सही होंगे। तभी सुमेला के कान में आवाज आई, नमस्ते मौसी जी। सुमेला ने मुड़कर देखा तो धरा कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। धरा को देख सुमेला के चेहरे पर खुशी आ गई और बोली,
अच्छा हुआ तुम आ गई धरा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम ही बताओ क्या क्या शगुन दूं मैं बहू को। धरा ने कहा, अरे मौसी जी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, हम बताते हैं। धरा ने कुछ ही समय में साड़ी, श्रृंगार और गहने एक अलग जगह रख बोली, ये लो मौसी जी, ये सब सामान भाभी जी को जरूर पसंद आएगा। सुमेला की चिंता भी दूर हो गई और खुशी से बोली, धरा तुमने तो मेरी परेशानी ही खत्म कर दी। तभी तमन्ना वहां आई और धरा को देख खुशी से उसके गले लग गई। तमन्ना बोली, चलो अपने खरीदे हुए कपड़े और सामान दिखाती हूँ। इतना बोलो धरा का हाथ पकड़ अपने कमरे में ले गई। शादी का दिन भी आ गया, सभी लोग बारात में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। धरा तमन्ना को तैयार कर रही थी, तभी मयंक हाथ में अपनी शेरवानी के लिए इधर से उधर बोलते हुए घूम रहा था। कोई मेरी शेरवानी का बटन टाक दो, पता नहीं कैसे निकल गया। सब लोग अपने सजने और काम में बहुत व्यस्त थे, इसलिए सबने यही बोला कि किसी और से करा लो। तब मयंक तमन्ना के पास गया जहां धरा तमन्ना के बाल बना रही थी। मयंक ने तमन्ना से बोला, पर तमन्ना ने बोला, ओहो भैया, मैं अभी तैयार हो रही हूँ। मयंक उदास होकर बोला, ठीक है, मैं ऐसे ही पहन लेता हूँ। धरा ये देखकर बोली, हम लगा देते हैं बटन। ये सुनकर मयंक एकटक धरा को देखने लगा। तभी तमन्ना बोली, हाँ धरा कर देगी। मयंक ने शेरवानी धरा को दे दी। धरा ने कुछ ही मिनट में बटन टाक कर मयंक को शेरवानी वापस दे दी। सुमेला जैसे ही कमरे में आई वो बोली, अरे धरा तुम कब तैयार होगी। हाँ मौसी जी, बस जा ही रहे थे। धरा जैसे ही तैयार होके आई, सब लोग देखते ही रह गए। सादगी में रहने वाली धरा ने पहली बार हल्का मेकअप किया था। जो बाल हमेशा बंधे रहते और रेशम से खुले धरा की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। मयंक की तो नजर ही नहीं हट रही थी धरा से। तमन्ना धरा को देख आश्चर्य से बोली, मैं इतना महंगा लहंगा पहनकर भी इतनी सुंदर नहीं लग रही जितनी तुम अपने सूट में लग रही हो। सभी लोग बारात में चले गए। सारी रस्मों के साथ शादी संपूर्ण हुई। प्रीति बहू के रूप में बहुत सारे दहेज के साथ अपने ससुराल आ गई। सभी लोगों की आंखें फैल गई इतना सारा दहेज देखकर। महंगी कार, गहने, कपड़े और बहुत सा महंगा सामान। सभी लोग सुमेला और रमेश को इतनी अच्छी बहू मिलने की बधाई दे रहे थे। प्रीति घर में सभी के लिए कीमती उपहार लेकर आई थी। तमन्ना भी प्रीति से मिलकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगे। शादी के 3 दिन बाद हिमांशु को अपनी नौकरी पर जाना था। शादी के कारण बहुत छुट्टी ले चुका था। सुमेला हिमांशु के जाने की खबर सुन हिमांशु के जाने के लिए सामान रखने लगी। प्रीति भी अपना सामान बांधने लगी। ये देख सुमेला बोली, अरे बेटी, तुम क्यों अपना सामान बांध रही हो। प्रीति बोली, हिमांशु जी के साथ जाने के लिए। ये सुमेला चौंक गई, लेकिन बहू अभी तो शादी के 2 ही दिन हुए हैं, कुछ दिन तो हमारे पास रुक जाओ, फिर हिमांशु के साथ चले जाना। प्रीतु हिमांशु की तरफ देखने लगी। हिमांशु बोला, माँ, प्रीति ने शादी से पहले ही कह दिया था, शादी के बाद वो मेरे साथ ही रहेगी। पर बेटा, कम से कम कुछ दिन तो मेरे पास रह जाती। कितने अरमान है मेरे बहू को लेकर। माँ, अब मुझे कुछ नहीं बोलना। सुमेला का प्रीति ने दहेज से मुंह बंद कर दिया था। सुमेला चाहकर भी प्रीति को कुछ दिनों के लिए अपने साथ नहीं रख सकती थी। अगले दिन हिमांशु प्रीति के साथ दहेज में मिली कार से सहारनपुर से हरिद्वार के लिए निकल गए। सुमेला उदास हो गई, पर उनकी उदासी की ना तो हिमांशु को परवाह थी ना ही प्रीति को। तमन्ना को भी मयंक हॉस्टल छोड़ने के लिए देहरादून चला गया। घर में कुछ दिनों की चहल पहल के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया। घर में अब सुमेला, रमेश और मयंक रह गए थे। माँ की खराब तबीयत देख मयंक घर का काम करने के लिए एक नौकरानी दामिनी को लगा दी, लेकिन सुमेला को उसका काम पसंद नहीं आता। सुमेला अक्सर कुछ न कुछ दामिनी को सुना दिया करती। दामिनी काम तो करती, पर सुमेला की सेवा, समय से दवा देना, ये सब नहीं करती। पड़ोस की कुछ औरतें सुमेला से मिलने आई। उन्होंने मयंक की शादी के लिए बोला। सुमेला बोली, अब तो मुझे बहू से कोई उम्मीद ही नहीं रही। समय बदल गया है। आने वाली बहू को बस अपने पति में ही अपना परिवार नजर आता है। सास ससुर से कोई मतलब ही नहीं। अब वो जमाना गया जहां बहू सास की सेवा करती थी। आजकल तो बहू अपने बहू होने का दायित्व निभाए बिना ही सास में कमी निकाल देती है कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं समझती। करीब 1 साल ऐसे ही बीत गए। प्रीति और हिमांशु मेहमानों की तरह आते, कुछ दिन रुककर वापस चले जाते। हिमांशु ने भी फौज में भर्ती का परीक्षा दिया और आगे की तैयारी में लग गया।
पर माँ पिताजी की सेवा और पढ़ाई दोनों साथ करना मुश्किल हो रहा था। सुमेला के अरमान दिल में ही रह गए। एक दिन धरा के पिता मास्टर जी धरा की शादी का कार्ड लिए घर आए। उन्होंने सुमेला और रमेश को कार्ड देते हुए बोला, आप सभी लोग शादी में जरूर आइएगा। मयंक मन ही मन धरा को पसंद करता था। धरा की शादी की खबर सुन वो उदास हो गया। तमन्ना अपनी परीक्षा के चलते धरा की शादी में नहीं आ सकी। धरा की शादी वाले दिन सुमेला की तबीयत ठीक ना होने के कारण सुमेला और रमेश शादी में नहीं जा सके। सुमेला ने मयंक को बोला, मास्टर जी खुद घर पर आकर कार्ड दे गए हैं, कम से कम तुम ही चले जाओ। मयंक उदास मन से तैयार होकर शादी में चला गया। मयंक के बाद सुमेला और रमेश एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। रमेश ने बताया कि प्रीति के पिताजी ने मयंक के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, बस मयंक की नौकरी लग जाए। ये सुनकर सुमेला ने पूछा, बड़े बेटे की शादी की ही तरह ये लोग इतना दे सकेंगे सब सामान? रमेश बोला, हाँ हाँ, वो बड़े घर की लड़की है, हिमांशु से ज्यादा ही सामान मिलेगा। ये सब सुन सुमेला का चेहरा खिल गया। थोड़े से ही पल में उसकी आंखों के सामने गहने काट जैसी कीमती चीजें घूमने लगी। थोड़ी देर बाद दामिनी आई। आज मयंक की शादी के बाद सुन सुमेला खुश थी। उसने दामिनी को कुछ बुरा भला नहीं कहा। दामिनी ने सारा काम जल्दी से खत्म कर दोनों के लिए खाना लगा दिया और जैसे ही खाने के लिए तैयार हुए दरवाजे की घंटी बजी। सुमेला ने दामिनी से कहा, लगता है मयंक भी आ गया। दामिनी ने दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देख चौंक गई। दामिनी ने सुमेला को आवाज लगाते हुए बोला, मालकिन जल्दी आओ। सुमेला और रमेश हाथ में पकड़ा हुआ निवाला थाली में रख घबरा कर दरवाजे की तरफ गए। उन्होंने देखा मयंक और धरा गले में फूलों का हार पहने खड़े हैं। सुमेला आश्चर्य से बोली, ये क्या मजाक है मयंक, तुम तो धरा की शादी में गए थे ना, तो धरा को यहाँ क्यों लेके आए हो? सुमेला सवालों की बौछारें किए जा रही थी। मयंक को जवाब देने का मौका ही नहीं दे रही थी। रमेश ने सुमेला को बोला, क्या सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो? दोनों को अंदर तो आने दो, बाहर ही खड़े करके सारी बात पूछोगे क्या? सुमेला बोली, नहीं, मैं घर के अंदर आने नहीं दूंगी। कोई मजाक है क्या? कभी भी किसी भी छोटे घर की लड़की को शादी करके ले आएगा तो क्या मैं उसे अपनी बहू मान लूंगी? मयंक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, माँ बाबूजी मेरी बात तो सुनो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, आप लोग पूरी बात तो सुन लो। रमेश परिस्थिति को समझते हुए सुमेला को एक तरफ सोफे पर बिठाते हुए बोला, अब जो हुआ सो हुआ, तुम अपनी तबीयत क्यों खराब करती हो? रमेश ने कहा, मयंक तुम दोनों घर के अंदर आओ पहले। तभी दामिनी बोली, अरे साहब, छोटे साहब दुल्हन लेकर आए हैं, क्या बिना रस्मों के घर के अंदर आने दोगे? अब शगुन नहीं होगा क्या? सुमेला गुस्से में बोली, अब शगुन को तो ये साथ लाया है, अब इससे बड़ा अपशगुन क्या होगा? मैं कुछ नहीं करूंगी इनके लिए। ये सब सुन धरा रोए जा रही थी। रमेश ने दामिनी को कहा, तुम ही कर दो दामिनी, कम से कम बात तो घर के अंदर होगी, ऐसे दरवाजे पर खड़ा करके पड़ोसियों के सामने तमाशा बनाना है क्या? दामिनी ने हाथ में आरती की थाल और चावल से भरे कलश लेकर कुमकुम की थाल रख दी और सारी रस्में पूरी कर घर के अंदर आ गए। रमेश ने दामिनी से कहा, धारा को मयंक के कमरे में ले जाओ, जो बात करनी है मयंक से करेंगे। दामिनी धारा को मयंक के कमरे में ले गई और पानी लाकर दिया। धारा लगातार रोए जा रही थी। दामिनी ने धरा से कहा, छोटी मालकिन, बहुत अच्छे हैं हमारे मयंक मालिक, आपको खुश रखेंगे, आप रो मत। दूसरी ओर रमेश और सुमेला ने मयंक के सामने फिर बहुत से सवाल रख दिए। मयंक ने फिर बताया, मैं क्या करता पिताजी, धरा दुल्हन बन के तैयार बैठी थी, सब लोग बारात का इंतजार कर रहे थे। तभी मास्टर जी के पास फोन आया। जिस लड़के से शादी होने वाली थी वो किसी और लड़की को चाहता था और वो उस लड़की के साथ उसी समय घर से भाग गया। मास्टर जी ऐसे सदमे में आ गए। उन्होंने ये बात सिर्फ मुझसे और चंद अपने दोस्तों से कही। उन्होंने बोला, इतना कर्ज लेकर शादी की तैयारी की थी, अब जो लड़की दुल्हन बन बैठी हो पर उसकी बारात ही ना आए, ऐसे में लोग ना जाने कितनी तरह की बातें करेंगे मेरी बेटी के बारे में। उससे कौन शादी करेगा, कौन रिश्ता करेगा, मैं क्या करूं? इतना बोल मास्टर जी रोने लगे। वो बिल्कुल टूट गए। रोते रोते वो बेहोश हो गए। धारा को ये सब पता चला तो बहुत परेशान हो गई अपने पिताजी के लिए। जलते ही डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला, ये सदमे की वजह से हुआ है, पर अभी भी इनकी तबीयत इस काबिल नहीं कि कोई सदमा बर्दाश्त कर सके। सभी मेहमान बैठे बारात जयमाला का इंतजार कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
मैं कैसे उनकी मदद करूं। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई तो मैंने उनसे कहा, मास्टर जी, यदि आप मुझे धरा के लायक समझे हैं तो मैं अभी धरा से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात से उन्हें उम्मीद की किरण और जीने की वजह नजर आई। सभी लोगों को ये बात ठीक लगी। धरा को जब मेरी इस बात का पता चला तो और मुझसे बोली, आप मात्र दया के कारण इतना बड़ा फैसला मत लीजिए, समय बीतने के साथ मैं पिताजी को संभालूंगी। मैंने धरा से कहा, क्या तुम्हें मैं पति के रूप में पसंद नहीं? इस बात पर धरा बोली, आप तो जिस भी लड़की के पति होंगे वे अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझेगी। फिर मास्टर जी ने धरा से कहा, बेटी, मुझे नहीं पता मैं कब तक इस दुनिया में रहूंगा, तुम अच्छे घर में चली जाओ तो मुझे तसल्ली होगी। धरा बिलख बिलख कर रोते हुए बोली, नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे मेरी और धरा की जरूरी रस्मों के साथ कम समय में ही शादी हो गई। सुमेला भड़कती हुई बोली, तू अपने समाज सेवा में क्या किसी भी मुसीबत को अपने गले में डाल लेगा? रमेश ने सुमेला को समझाया, जो होना था वो हो गया, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, सच को स्वीकार कर लो। अब आगे क्या करना रिश्तेदारों को कैसे बताएंगे, इसके लिए हिमांशु और तमन्ना को बुलाकर बात करेंगे। तमन्ना तो आ नहीं सकेगी, कल हिमांशु को बुला लो। सारी बातें होने के बाद मयंक अपने कमरे में पहुंचा जहां धरा बैठी थी। मयंक को देखो खड़ी हो गई। वो बोली, क्या अभी भी नाराज हैं सब? मयंक बोला, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। हाथ में तकिए लिए वो बोला, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम बिस्तर पर सो जाओ। इस समय तुम्हारे मन की स्थिति समझता हूँ। जब तक तुम मुझे अपने मन से पति के रूप में स्वीकार नहीं कर लेती, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। रात तो लगभग बीत ही चुकी है। अगले दिन सबके उठने से पहले सुबह ही उठकर धरा नहाकर पूजा कर लिया। सुमेला और रमेश जब उठे तो यह देख प्रभावित हुए, पर उसे जाहिर नहीं किया। धरा ने रमेश और सुमेला को देख उनके पैर छुए तो रमेश ने बोला, सदा सुहागन रहो। पर सुमेला ने कहा, तुम्हारे भले ही मेरी बेटी से शादी हो गई, पर छोटे घर की लड़की को मैं अपनी बहू नहीं मानूंगी। धरा समझ गई थी, घर वालों को दिल जीतने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। रमेश ने हिमांशु को घर आने के लिए कहा। रमेश ने तमन्ना को जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक कुछ ना बताने को कहा। उसका ध्यान फिर परीक्षा में नहीं लगेगा। हिमांशु और प्रीति के आने पर सारी बात बताई। प्रीति बोली, ये क्या, इतने छोटे घर की लड़की और इस घर की छोटी बहू? सबने यही कहा, एक पार्टी रख देते हैं, सभी रिश्तेदारों को बुला लेंगे। तमन्ना के परीक्षा एक हफ्ते बाद खत्म है, तभी का समय सही रहेगा। परीक्षा के बाद जब तमन्ना घर आई और सारी बात पता चली तो खुशी से उछल पड़ी। धरा उसकी सहेली, उसकी भाभी बन गई थी। बहुत शानदार पार्टी हुई। सभी लोग धरा की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, जिसे सुन प्रीति को बहुत जलन हो रही थी। बेहद गहने और महंगी साड़ी पहनने पर भी प्रीति धरा के आगे फीकी लग रही थी। पार्टी खत्म हुई। सुमेला बहुत ताने मारती धरा को। प्रीति भी बात बात पर अपने लाए हुए दहेज का घमंड करती, ताने मारती, पर धरा किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। तमन्ना को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो प्रीति को सुना देती थी। धरा ने जल्दी ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली। सुमेला की दवा और सेवा में धरा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर सुमेला के मुंह से छोटे घर की ये ताना कभी बंद नहीं होता। खाना में कमी निकालती, पर सबसे छुपकर धरा के हाथ की बनी खीर कई बार खाया करती। सुमेला की तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। धरा सुमेला के सर पर या पैर में भी दर्द हो तो अपने हाथों से दबाती थी, पर प्रीति ने तो कभी सुमेला को क्या हुआ है, किस चीज की दवा चल रही है, ये भी पता नहीं था। डॉक्टर भी सुमेला के स्वास्थ्य में सुधार को देख खुश थे। ऐसे में मयंक ने बहुत सहयोग किया। समय के साथ मयंक का प्यार धरा को महसूस होने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने लगे। लगभग कुछ समय बाद मयंक का एयरफोर्स में नाम आ गया। उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब मयंक को ट्रेनिंग के लिए जाना था। तमन्ना की भी उस साल पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब घर में तमन्ना भी साथ रहती। धरा का मन लगा रहता था। मयंक को ट्रेनिंग पर जाना था। धरा से इतने दूर रहने का गम तो था ही, साथ ही धरा को नौकरी मिलने की खुशी भी थी। प्रीति और हिमांशु आते तो धरा बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती, पर प्रीति के मन में धरा के लिए कभी सम्मान और प्यार नहीं आया। ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद मयंक घर आया। पूरा घर मयंक के पास बैठा था। सब खुश थे। मयंक ने बताया उसकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई। तब तमन्ना खुश होकर बोली, तब तो धरा भाभी भी साथ जाएंगी।
ये सुन प्रीति जल गई। वो बोली, धारा के साथ जाएगी, माँ जी का ख्याल कौन रखेगा। ये सुन तमन्ना हंसने लगी। वो बोली, आपको कब से माँ की तबीयत की परवाह होने लगी? आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि माँ को बीमारी क्या है। धरा भाभी आपके बाद आई हैं, उन्होंने सिर्फ भैया को ही नहीं पूरे घर को अपना परिवार माना है। यह सुनकर तो जैसे आग में किसी ने घी डाल दिया वैसे ही प्रीति भड़क गई। गुस्से में वो बोली, ट्रकों में भर भर कर दहेज लाई थी, सारी मांगे पूरी की है मेरे पिताजी ने। तमन्ना कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी बोल पड़ी, हाँ उसी दहेज की मांग करने की ही तो सजा मिली है जो माँ पिताजी को एक भी दिन बहू का सुख नहीं मिला। आज तक आपके हाथ के बना खाना तो दूर, पानी भी नहीं पिया होगा माँ ने। इतनी बीमार रही माँ, मयंक भैया उनकी सेवा करते रहे, इतनी मजबूरी में भी एक दिन भी माँ के पास नहीं रही। परिवार को सम्मान की नहीं सम्मान की भी जरूरत होती है, जो आपके पास खुद नहीं तो दूसरों को क्या दोगी। हिमांशु ने तेज आवाज में बोला, तमन्ना अपने भाभी से क्या ऐसे बात करते हैं। तमन्ना बोली, भैया जब शादी के तुरंत बाद प्रीति आपके साथ रहने जा सकती है तो धारा भाभी इतने सालों बाद क्यों नहीं जा सकती। धारा ने तमन्ना को चुप कराते हुए बोला, नहीं मैं खुद नहीं जाना चाहती, मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई, अब जो माँ मिली है मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। ये सुन सुमेला का दिल पसीज गया, पर वो कुछ ना बोली। प्रीति गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। एक रोज रमेश के छोटे भाई के पोते का जन्मदिन था। रमेश और तमन्ना दोनों जन्मदिन के लिए तमन्ना के चाचा जी के यहाँ मेरठ चले गए। घर में धरा और सुमेला अकेली थी। अचानक नहाने के बाद सुमेला जैसे ही निकल रही थी, बाथरूम में उसका पैर फिसल गया। उसके हाथ और पैर में चोट आई। गिरने की आवाज सुन धरा भाग कर आई। माँ की हालत देख वो चौंक गई। उसने जल्दी से सहारा देकर माँ को उठाया। सुमेला कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस आंखें खोले दर्द से करा रही थी। फिर सबसे पहले मयंक को फोन किया। मयंक ने कहा, तुम एम्बुलेंस को फोन करो, मैं आज ही निकलता हूँ यहाँ से छुट्टी लेके। धारा ने एम्बुलेंस को फोन किया। फिर रमेश को फोन कर सारी बात बताई। वो लोग रास्ते में ही थे। रमेश ने हिमांशु को फोन किया तो हिमांशु ने कहा, पिताजी ऑडिट आई है, मैं आ नहीं सकता, जितने रुपए की जरूरत हो तो बता देना, हम 2 दिन बाद आ जाएंगे। हिमांशु की बात सुन रमेश का मन बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा, नौकरी आज उसे अपनी माँ से भी ज्यादा प्यारी हो गई। उसका मन भी नहीं घबराया। माँ की हालत के बारे में सुनकर रमेश और मयंक सबको आने में बहुत समय लगता। धारा ने एम्बुलेंस आते ही माँ को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, जान को तो खतरा नहीं, पर चोट बहुत गंभीर है। उन्होंने बताया, हाथ की हड्डी टूट गई है और पैर में गहरी मोच आई है, हाथ का ऑपरेशन करना होगा। धारा अस्पताल की सभी औपचारिकता पूरी करके माँ को भर्ती करा दिया। रमेश और तमन्ना शाम को पहुंचे। धारा ने सारी बात बताई। धारा ने बहुत अच्छे से सब संभाल लिया। सभी लोग अस्पताल में ही थे। अपनी सास की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरी रात जगी रही। अगले दिन मयंक आ गया। मयंक सीधे अस्पताल में आया और माँ को देखने के लिए उत्सुक होने लगा। रमेश ने बोला, बेटा तू इतनी दूर से सहारनपुर आ गया और इतने पास हरिद्वार तेरा भाई वो नहीं आया, उसे तो अपनी माँ की कोई चिंता ही नहीं। मयंक बोला, पिताजी बहुत मुश्किल से छुट्टी लेकर आया हूँ, छुट्टी नहीं मिल रही थी। ऑपरेशन के बाद सुमेला को अलग कमरे में रखा गया। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो सबको सामने देख बोली, हिमांशु और प्रीति नहीं आई। मयंक ने कहा, अरे माँ, भैया तो जिद कर रहे थे आने को, मैंने ही कहा जब मैं यहाँ हूँ तो अपना काम पूरा करके आ जाना। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। धारा और मयंक ने तमन्ना और पिताजी को घर पर आराम करने के लिए भेज दिया। 5 दिन सुमेला को अस्पताल में भर्ती रहना था। धारा घर का काम करती और रात को अस्पताल में भी जगती। तमन्ना पिताजी का ख्याल रखने के लिए उनके साथ रहती थी। रात में न सोने के कारण धारा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। 3 दिन बाद हिमांशु और प्रीति आई। रमेश ने कहा, बड़ी बहू आ गई है तो एक रात और रुक जाएगी सुमेला के पास। प्रीति बोली, मैं सफर से थक के आई हूँ और रात में भी जगना, वैसे भी मैं दवाइयों के महक से मुझे मितली आती है। तमन्ना बोली, मुझे पहले ही पता था आप यही बोलोगी। धरा भाभी बिना उफ किए 3 रात से सोई भी नहीं है। हिमांशु ने भी प्रीति का पक्ष लेते हुए बोला, प्रीति की तबीयत ठीक नहीं और नहीं रुकेगी। धरा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ही रुक जाऊंगी, आप लोग परेशान ना हो। रमेश और सुमेला एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सबके जाने के बाद सुमेला ने रमेश से कहा,
हमने दहेज के लालच में अपने बेटे को ही बेच दिया, अब वो हमारा नहीं रहा। धरा तो बहू के रूप में बेटी मिली है। मैंने क्या कुछ नहीं कहा उसे, पर उसने कभी कुछ न कहा। सुमेला की हालत में सुधार देख डॉक्टर ने सुमेला को घर पर आराम करने को कहा। मयंक को वापस जाना था। जाने से पहले मयंक ने एक पुरानी कार खरीद कर घर ले आया। कार देख रमेश ने कहा, ये क्यों लाए? मयंक बोला, अभी इतने रुपए नहीं जो नई कार लेता, इसलिए एक कार आपके लिए ही है। मैंने एक ड्राइवर रखवा दिया, जब भी कहीं जाना हो आप और माँ इसे चले जाना। माँ को बार बार अस्पताल में ले जाना होगा। धारा बहुत खुश हुई है देख। तमन्ना बोली, ए आपने ठीक किया भैया। धारा का हाथ पकड़ तमन्ना बोली, चलो भाभी देखते हैं कैसी कार है। प्रीति इस बात पर तंज कसती हुई बोली, हाँ बैठ जाओ। पुरानी कार और महंगी और नई कार में बैठना हर किसी के नसीब में कहा। तमन्ना ने तुरंत इसका जवाब देते हुए बोला, हाँ भाभी सही कहा आपने। पति की कमाई की पुरानी कार में बैठने का सुख हर किसी के नसीब में कहा। कुछ लोगों को तो दहेज के भीख में मिली कार से ही काम चलाना पड़ता है। प्रीति मुंह बनाकर घर में चली गई। सुमेला जब ठीक हो गई तब सोने के 2 मोटे मोटे कंगन निकालकर धरा को देते हुए बोली, ये मेरी सास को उनकी सास ने दिए और मेरी सास ने मुझे दिए थे, क्योंकि उन्होंने मेरी सेवा भाव के कारण उन्हें मुझ में बहू नहीं अपनी बेटी नजर आती थी, इसलिए एक कंगन मुझे दिए थे। अब मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है। धरा को सुमेला ने गले से लगा लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मयंक जब जाने को तैयार हुआ तो माँ ने धरा को भी मयंक के साथ जाने के लिए बोला। धरा के मना करने पर माँ ने कहा, बेटा तुम्हें भी अपना जीवन मयंक के साथ खुशी खुशी बिताना चाहिए। धरा कुछ समय मयंक के साथ और कुछ समय अपने ससुराल में बिताती थी। समय बीतने के साथ तमन्ना की शादी हो गई। हिमांशु की तरह मयंक का भी एक बेटा है जो अपनी दादी और दादा से बहुत प्यार करता है। हिमांशु और प्रीति दोनों ने अलग घर बनवा के अलग रहते हैं, घर पर बहुत कमाते हैं। धरा को पाकर सुमेला और रमेश की सोच बदल गई। बहू ऊंचे और बड़े घर की नहीं बल्कि ऊंचे गुणों और सोच वाली होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।